नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को कई सारी चीजें लास्ट के 5 मिनट में आप लोगों को एक रूपरेखा बता दी थी कि आगे की क्लासेस कैसे चलने वाली है। और इतिहास कला संस्कृति की अपन बात करें तो इतिहास कला संस्कृति में मोस्ट ऑफ टॉपिक्स यानी मोस्ट ऑफ सिलेबस जो है वो अपन ने सुदर्शन बैच के अंदर पढ़ लिया है, बिल्कुल फ्रेश और नए जिलों के अनुसार। तो यहाँ पे अब जो पढ़ना है अपन को, एक तो ये ऐतिहासिक घटनाओं वाला टॉपिक पढ़ना है। और ऐतिहासिक घटनाओं वाला टॉपिक जो है अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे कम से भी कम अपने को 2-3 क्लास तो लगेगी, हो सकता है 4 क्लास भी लगे। पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, इस चीज को पहले ही समझ लेना। जो सिलेबस में आप लोगों के मेंशन है वो है ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है। तो ऐतिहासिक घटनाएं कैसे पढ़नी है वो अपन इसमें पढ़ते चले जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कब कब क्या क्या घटनाएं हुई उससे थोड़ा सा लिंकिंग करते हुए आगे बढ़ना है और उस तरीके से ही इसको पढ़ना है। ये टॉपिक पशु परिचर के अंदर भी जुड़ा था, अब इसके अंदर भी है। और इस ग्रेड पे की जितनी वैकेंसी है उन सभी में सिलेबस लगभग यही रहता है। और ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड यदि अपन देखा जाए तो बाकी सबके अंदर भी आता है, लेकिन वहां पे इतिहास अलग से मेंशन कर दिया जाता है, यहाँ पे ऐतिहासिक घटनाएं दे रखा है, इसको पढ़ना है। इसके बाद में मैंने मोस्ट ऑफ इतिहास और कला संस्कृति के टॉपिक पढ़ा रखे हैं आप लोगों को। जो बचेगा वो मैं देख देख के इसमें करवा दूंगा जीके प्रहार बैच में। और फिर अपन चलेंगे, जब ये पूरे हो जाएंगे तब राज्य व्यवस्था की तरफ, ठीक है ना। और फिर अपने जीके पूरा हो जाएगा। तो टाबरो बढ़िया मन ध्यान है कि ई टाइम जो शांति काल है बी टाइम पढ़ना बहुत मुश्किल है। और इस समय आप देख पा रहे होंगे कि हाँ अभी इतनी चकाचौंध वगैरह ऐसा नहीं दिखेगा चारों तरफ, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का चांस है आगे बढ़ने का। भाई जो बैठे हैं आराम से कि हाँ चलो कोई नहीं अभी तो टाइम है, तो बस वही तो बात है कि आगे वही जाता है जिसको ये लगता है कि टाइम भी तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। बस बेटा यही काम हो गया। चलो तो आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, मैं शिलालेख पूरे नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं कि इनका स्थान कहाँ है, इसका समय काल कौन सा है। और इसी तरीके से मैंने किताब में भी आप लोगों को दिया है चतुश्रेणी वाली, ठीक है। अब क्यों पूरे नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाएं आपके हैं टॉपिक, तो इसमें मतलब ये घटित कब हुए यानी ये कब स्थापित किए गए ये है। बाकी ऐसे कोई लिंकिंग टॉपिक में आ ही जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ पे अभी सिर्फ इसको ये ध्यान रख लेते हैं। अब देखो सबसे पहला अपने खास आप लोगों का फोकस रहना चाहिए स्थान पे इनका, ठीक है। बसंतगढ़ शिलालेख। अब बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है, अपने सिरोही के अंदर, और सिरोही में बसंतगढ़ नामक स्थान है। और मैं बताऊं आप लोगों को यहीं पे अपने राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य इसी शिलालेख के अंदर मिला है। क्या मिला है, राजस्थानादित्य। और इस मंदिर में जाकर जो खीमल माता मंदिर है, या खीमल माता मंदिर में जाकर मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना कर दिया था कि ये रहा भैया वो मंदिर जिसमें आप अपने राजस्थानादित्य पढ़ते हो। ये चावड़ा वंश से रिलेटेड रहा है और दास प्रथा पर लिखा हुआ शिलालेख है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन सा है अपना, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया का पठार कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर, तो ये भी कहाँ है, भीलवाड़ा। 1170 विप्रवंशीय चौहानों का यदि उल्लेख आपको पूछते हैं वो इसके अंदर है। फिर है चीरवा का शिलालेख, ये कहाँ है, उदयपुर, 1273 में। गुहिल वंश से संबंधित रहा है, ये गहलोतों से संबंधित रहा है, मेवाड़ के शासकों से संबंधित। श्रृंगी ऋषि शिलालेख, ये कहाँ है, ये भी उदयपुर के अंदर। रणकपुर प्रशस्ति, अब रणकपुर मंदिर कहाँ है, पाली के अंदर, स्तंभों का वन जिसे कहा गया, ठीक है। और फिर वहीं पे जो है सूर्य मंदिर भी है, ये भी बताया आप लोगों को, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने जानकारी ये सारी बता रखी है। 1444 यहाँ पे स्तंभ है, ठीक है। तो ये कहाँ है, पाली में। बिठू का लेख, ये कहाँ है, पाली में। ये राठौड़ वंश से संबंधित भी रहा है। अचलेश्वर शिलालेख, अब अचलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, अपने माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू कहाँ पड़ता है बेटा, सबको पता होना चाहिए कि ये सिरोही के अंदर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है, ये राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है, ठीक है। तो ये राजस्थान का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। इसे राजस्थान का बर्फोयांश कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। तो आप लोगों को ये जानकारी सारी होनी चाहिए यदि आप चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये कहाँ है, कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ है बेटा, राजसमंद के अंदर, तो ये भी कहाँ है, राजसमंद। राज प्रशस्ति, अब राजसमंद झील कहाँ है, वो राजसमंद के अंदर ही है। वहीं पे राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यहीं पे गेवर माता का मंदिर है। ये राज प्रशस्ति 25 काली पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण है।
जो एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख आप कह सकते हो। ठीक है, जूनागढ़ प्रशस्ति। अब जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर के अंदर। तो जूनागढ़ प्रशस्ति कहाँ होगी? बीकानेर के अंदर। ठीक है, गटियाला शिलालेख ये कहाँ है? फलोदी के अंदर। मानमोरी शिलालेख ये कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। लेकिन मानमोरी शिलालेख जो है इसे कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने अपने साथ ले जाने का प्रयास किया और फिर बताते हैं कि बहुत ज्यादा भारी हो गया, नाव का, जहाज का बैलेंस बिगड़ने लगा, तो फिर मानमोरी शिलालेख को जो है समुद्र के अंदर गिरा दिया, फेंक दिया। ठीक है, ये भी बताते हैं इसके बारे में। ये प्राप्त कहां से हुआ था? चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, बरनाला अभिलेख ये कहां है? सवाई माधोपुर। गंगापुर सिटी एक अलग जिला बना था बीच में, तो बरनाला शिलालेख जो है गंगापुर सिटी के अंदर वहां पास में पड़ता, उसमें चला गया था। लेकिन अब अपन को ध्यान में रखना है कि ये कहां है? सवाई माधोपुर। एकलिंग शिलालेख ये कहां है? उदयपुर। और एकलिंग जी, मेवाड़ के राजा कौन है बताओ? एकलिंग जी है। बाकी जो राजा वहां के, राणा महाराणा, वो सब तो वो वहां के दीवान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीवान। बडली या बडली का शिलालेख ये अजमेर में है। अजमेर में भी केकड़ी के पास, ये स्पेशली जब केकड़ी जिला बन गया था ना, तो केकड़ी के अंदर चला गया था, तो केकड़ी के पास पड़ता है। रसिया की छतरी का शिलालेख ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर। और बुजकला अभिलेख, यहाँ पे आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा हुआ है बुजकला। बुजकला जो है वो बिलाड़ा के अंदर है। कहाँ है? बिलाड़ा। बिलाड़ा कहां पड़ता है भैया? जोधपुर ग्रामीण मत कह देना, जोधपुर के अंदर, जिला जोधपुर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये आपको प्रमुख प्रमुख जो है अभिलेख इसमें पहले ध्यान में रख लेना है। जो स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक है वो ले सकते हैं। फिर अपन बढ़ेंगे आगे। चलो टाबरा, देखो हम घटना है यानी क्या 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 घटित हुआ है, तो राज्यों और रियासतों की स्थापना से संबंधित चीजें देख लेते हैं। एक तो इसमें ध्यान रखना है संस्थापक कौन है, और समय ध्यान रखना है कि कब स्थापना की गई। यार वंश देख लेते हैं कि कौन से वंश का यहाँ पे शासन रहा है। ठीक है, लोड नहीं लेना, बिल्कुल भी आराम से नच पढ़नो है, लोड नहीं लेना। देखो, राज्य या रियासत, राज्य या यहाँ पे क्या लिखेंगे? रियासत, क्योंकि राज्य बाद में हुए, रियासतें पहले हुई। प्रतापगढ़ प्रताप सिंह जी 1699। और वंश देखो यहां से यहां तक गुहिल वंश है, ये पूरा का पूरा। क्योंकि ये यहाँ ये देखोगे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सब गुहिल वंश से ही निकले हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, फिर देखो शाहपुरा। अब पड़ता कहां है ये रियासत? अब वर्तमान में देखा जाए तो भीलवाड़ा, लेकिन शाहपुरा अलग से रियासत थी। तो यहाँ पे सुजान सिंह जी संस्थापक थे इसके 1631, और ये गुहिल वंश है। मेवाड़, मेवाड़ जिसे प्रागवाट, मेदपाट, सीवी, कीवी, इन सब नामों से जाना जाता था, ये पूरा मेवाड़ के अंदर आता है। ठीक है, तो गुहिल वंश का शासन रहा है। इसका नाम गुहिल भी था, इसका नाम संस्थापक का जो है गुहादित्य भी था। क्या? गुहादित्य भी इसे कहा जाता था, इसी के नाम से गुहिल वंश शासन का नाम हुआ है। ठीक है, फिर देखो डूंगरपुर पृथ्वी सिंह जी 1527 और गुहिल वंश है। वागड़, या इसे क्या कहेंगे? वागड़, या कहेंगे वागड़। वागड़ समर सिंह 1178 गुहिल वंश। बाद में वागड़ पर परमाणुओं का अधिकार हुआ है ना, और परमाणुओं का भी यहाँ पे शासन रहा है। बांसवाड़ा जगमाल सिंह 1527 और गुहिल। ठीक है, ये गुहिल वंश हो गया। फिर साकंबरी, साकंबरी के हुए हैं चौहान, और साकंबरी के चौहानों से ही बाकी चौहानों की शाखाएं निकली है। मैं पूरा वंश वृक्ष आप लोगों को बताने वाला हूं आगे चौहानों का, चिंता मत करना टाबरो, यहाँ पे सब कुछ इलाज किया जाएगा। जो मर्ज है आपका उसका पूरा पक्का इलाज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो वासुदेव चौहान, ठीक है, 551 ईस्वी के अंदर, और चौहान वंश है। साकंबरी को सांबर भी आप कह सकते हो, सांबर के चौहान। ठीक है, फिर यहां से इनकी शाखाएं निकली है। यहां से शाखाएं निकली, उनमें ये सब रणथंबोर, जालोर, नाडोल ये सब है। तो रणथंबोर गोविंदराज, जालोर कीर्तिपाल, नाडोल लक्ष्मण, बूंदी देवी सिंह, ये देवी सिंह हाडा, हाडोती के चौहान कहते हैं ना, तो ये हाडा वंशी चौहान है। अभी तो ये ऐसे पढ़ो, अभी जब मैं वंश वर्ष बताऊंगा तो याद करने की ट्रिक भी बताता हूं। एक बार ले बेटा स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। संघर्षों से लड़ना पड़ेगा। अभी नीचे है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। आगे से आगे कविता जुड़ती गई है, तो बेटा जमकर
पढ़ना पड़ेगा। चलो भाई चलते हैं आगे। सिरोही में लुम्बा चौहान 1311, ठीक है। और ये देवड़ा शाखा हो गई थी, यहां से इसे देवड़ा वाटी के नाम से भी जाना जाता है सिरोही को, ठीक है। कोटा में माधो सिंह और ये हाडा चौहान हुए। फिर मारवाड़ को मरुवार के नाम से भी जानते थे। राव सिंह ने जो है स्थापना की या राठौड़ वंश की, ठीक है। तो राठौड़ वंश का शासन हुआ। फिर यहीं से जो है बीकानेर की शाखा निकली, बीकानेर राव बीका, ये भी राठौड़। ये किशनगढ़ की शाखा भी राठौड़ों की शाखा है, तो ये भी अपने राठौड़ वंश। फिर आया भाई आमेर, ठीक है। आमेर में किसने शासन किया, स्थापना की, दुले राय ने। कछवा वंश कहलाया है, क्या कहलाया, कछवा वंश, ठीक है। बड़ गुजरों को हरा के दुले राय ने कछवा वंश की स्थापना की। फिर अलवर प्रताप सिंह, ये भी कछवा वंश है। जैसलमेर के बाटी यदुवंशी, वो तो यहाँ पे राव जैसल और बाटी वंश। भरतपुर और धौलपुर दो जाट रियासतें रही है। यहाँ के शासन कौन रहे हैं, जाट रहे हैं। तो ये देखो संस्थापक में चूडामन, और वंश कौन सा है, जाट। झालावाड़ मदन सिंह और झाला। टोंक में मुस्लिम रियासत रही है, टोंक तो अमीर खां पिंडारी। फिर देखो ये पिंडारी वंश रहा है। करौली के अंदर यादव रहे हैं और विजयपाल द्वारा स्थापना। करौली के यादव से रिलेटेड मैंने आप लोगों को जीजीडी फैक्ट प्रो भी दिया है। कहां मिलता है जीजीडी फैक्ट प्रो, हर रोज आप लोगों को जीजीडी फैक्ट प्रो दिया जा रहा है जीजीडी एजू हब टेलीग्राम चैनल पे, जिसपे तकरीबन 50,000 बच्चे जुड़े हुए। और साथ ही साथ राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जीजीडी डेली डोज नाम से एक आप लोगों को पोस्ट दी जाती है, जिसमें 5 से 7 करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं हर दिन से रिलेटेड। बताइए बाहर क्या जाएगा, कुछ भी नहीं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को। अब कईयों को तो अभी पता ही नहीं है कि जीजीडी एजू हब पर हर रोज इतना बेहतर कंटेंट आप लोगों को अरेंज करके दिया जा रहा है उस टेलीग्राम चैनल पर। बाकी इन चीजों के अलावा कुछ नहीं आता, वो सिर्फ इनके लिए है। बताइए आप अभी तक नहीं जुड़े हो, कब जुड़ोगे, जब पेड हो जाएगा तब हो सकता है टेलीग्राम पेड। ध्यान रखना, जिसको जुड़ना है, पहले बता रहा हूं, जिसको जुड़ना है पहले जुड़ जाना। गौरव ज्ञान धारा ही टेलीग्राम का नाम भी है। पेड हो गया उसके बाद में आप सोचोगे कि हमें सर के टेलीग्राम से जुड़ना था। 2 टेलीग्राम चैनल है अपने, एक गौरव ज्ञान धारा जो मेन है, 3,10,000 से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। एक है जीजीडी एजू हब जो अपने जीजीडी फैक्ट प्रो के लिए और डेली डोज और कंटेंट जो एजुकेशनल वो वहां पे दिया जा रहा है आप लोगों को, आगे और भी दिया जाएगा। बहुत जल्द हो सकता है, पहले बता रहा हूं, हो सकता है बहुत जल्द उसकी नॉर्मल सी कुछ फीस हो जाए, पेड हो सकता है वो। उससे पहले यदि आप जुड़ गए तो आपके लीला लहर है, आप समझ लो कि आप बच गए। फिर हो सकता है 50, 60, 100, 200, 1000, 1500, 2000 कोई भी फीस हो सकती है टेलीग्राम से जुड़ने की भी। मैंने मत गयो, मैं पहला बता दियो था जितना टावर हो आ क्लास जितना देख रही हो लाभान्वित हो, सब ने इंफॉर्मेशन है। और जो भाई बंधु वे तो बाणे भी थे कह सको, ठीक है। बाद में मने दोष मत दो, ले स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, चौहान वंशावली, ठीक है। टावरों अब मैं कहो थाने चौहान की वंशावली में बताऊं, देखो सांबर यानी कि शाकंभरी, सांबर यानी शाकंभरी, शाकंभरी के चौहान कौन हुए, वासुदेव चौहान, काल 551 ईस्वी। यहां से 2 शाखा निकली, नॉट एप्लीकेबल। क्या ऐसे लिखते हैं ना फॉर्म में, आप लोग फॉर्म भरते हो तब एक ऐसे एनए का ऑप्शन आता है, नॉट एप्लीकेबल, है ना। तो सांबर से शाकंभरी से 2 शाखाएं निकली नॉट एप्लीकेबल, यानी कि एन और ए, नाडोल और अजमेर, ठीक है। एन मतलब नाडोल और ए मतलब अजमेर। हो गया याद, नाडोल के चौहान और अजमेर के चौहान। अब कोई दिक्कत नहीं है, नाडोल के चौहान को याद रखना है नाल से। अब यहाँ पे अपने राजस्थान में नाल बहुत है, घोड़े की नाल, पगलिया नाल, झिलवाड़ा नाल, फुलवारी नाल, उदावारी नाल, बहुत सारी नाल है। तो नाल बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाता है और पंजाबियों को भी याद रह जाता है, मेरे नाल तेरे नाल, इस दे नाल उस दे नाल, ठीक है। तो यह नाल तो याद रह जाए। पड़ोसिया ने भी नाल याद रह जाए, मेरी नाल में कचरो क्यों आयो, तेरी नाल में कचरो क्यों कौन, ले मैं गालू तेरी नाल में कचरो। तो मतलब नाल ऐसी चीज है जो सभी को याद किसी भी तरीके से हो जाए। अपने क्या, अपने यहाँ पे नाल इसलिए याद रखना है कि नाडोल और संस्थापक ल से लक्ष्मण, ना से नाडोल ल से लक्ष्मण होगी भाई, काल 960।
अजमेर में तो याद कराने का काम ही नहीं, अजय राज डायरेक्ट 1113। अब नाडोल की जो शाखा है उससे बेटा दो शाखाएं निकली है, एक तो जालोर की और एक बूंदी की। केनाल और फिर जब या जेबी, तो जालोर और बूंदी। अमरीशपुरी की एक पिक्चर का डायलॉग देखा होगा आपने, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अपन कहते हैं जा कीर्ति जा, फैला अपनी कीर्ति। तो यहां जा यानी जालोर और कीर्ति यानी कीर्तिपाली, 1182। बूंदी एक मिष्ठान के अंदर आती है, और मिष्ठान जो है देवताओं के चढ़ाई जाती है, तो बूंदी चढ़े देवों के, तो बूंदी के देवी सिंह हाडा, बूंदी के देवा या देवी सिंह हाडा, 1241। जालोर से एक शाखा निकलती है सिरोही के, और सिरोही में जो है लुम्बा चौहान इसकी स्थापना करते हैं। और एक गीत है अपने बॉलीवुड के अंदर, पी लूं तेरे भीगे भीगे होठों से सबनम पी लूं। ऐसा मतलब गीत आपको याद कराने का कोई उद्देश्य नहीं है। अपने यहाँ इस गीत को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहते हैं, सीलू मुझे सिरोही का चौहान वंश याद करना है, सीलू। तो सी से क्या होगा, सी से सिरोही और लू से लुम्बा, बस। ये सीलू सीलू क्या है, ये सीलू सीलू, ऐसे भी तो गीत बन सकता है। तो फिर दूसरे दूसरे गीत बनाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बनाते हैं। टावरा ने याद हो जिया है, चिंता मत करो टावरा, मैं हूं ना, बना दे श्याम। देखो फिर अब क्या बता, कोटा के चौहान, तो माधो सिंह का कोट, माधो सिंह है यहाँ, माधो सिंह का कोट, ऐसे याद कर लो। ये सारे आप लोगों को याद। रणथंबोर, ठीक है, रणछोड़ के नाम से किसे जाना गया, कृष्ण भगवान, जिन्हें गोविंद के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ गोविंद राज आ गया, और ये आ गया आपके रणथंबोर के चौहान, तो गोविंद राज। अब मैं कह रहा हूं आप लोगों को, किसी ने ध्यान से 5-7 मिनट ये चीज देखी है ना, उसे चौहान वंश की शाखाओं से रिलेटेड एक एक संस्थापक याद है, और उसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उसे हमेशा हमेशा के लिए ये चीज याद रहेगी। चाहे अभी लगे याद है या नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन सामने आएगा ना, लीला लहर पौबारे 25, मौज करो राज करो का सिद्धांत कायम, ले स्क्रीनशॉट, पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि भूलो नहीं, ठीक है। हाँ चलो भाई, अब देखो अपने ऐतिहासिक घटनाएं हैं, पूरा इतिहास नहीं है। तो जो जो मुख्य मुख्य घटनाएं मैं बताऊंगा आप लोगों को, जहां स्क्रीन पे आएगी, एक्स्ट्रा चीज जाननी होगी एक्स्ट्रा बता दूंगा, एक्स्ट्रा नहीं बताई तो किंग कौन क्यों मैं आगे बढ़ू, थाने आगे बढ़ना, इतनी चीज भी याद होगी ना, तो थे बाकी टाब रहा हूं आगे हो। अब आप मानर चाल जियो, ठीक है। देखो अजमेर की शाकंभरी चौहान शाखा का शुभारंभ किससे माना जाता है, तो अजमेर अबार के बतायो थान अजय राज 1105 1133। अजमेर स्पेशली बसायो है नहीं, वो 1113 में, ठीक है। कि अजमेर नगर की स्थापना कब की है, तो वो 1113 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये तारागढ़ एक दुर्ग बूंदी में भी है, ये इसलिए लिखा है कि अजमेर जो दुर्ग है, अपने अजमेर के अंदर तारागढ़ दुर्ग है, और एक दुर्ग तारागढ़ के अंदर है, एक दुर्ग अपने कहा है, बूंदी के अंदर। अब देखो अजमेर का यदि अपन शासक देखें, तो अभी तो देखो अपन क्या है, आप में से कई स्टूडेंट अब आए हैं, तो अब इस तरीके से इतिहास पढ़ेंगे, नहीं तो पहले ऐसे ही जानते थे कि हाँ अजमेर पृथ्वीराज चौहान। अरे पृथ्वीराज चौहान पहला भी घना शासक हुआ है, अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज बहुत हुआ है, लेकिन अपन मतलब के ध्यान रखियो है डायरेक्ट ही पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज तो पढ़ना पड़ी, पृथ्वीराज में सवाल बने तो पृथ्वीराज को पढ़ लेते हैं ठीक ढंग से। देखिए पृथ्वीराज चौहान तथ्य 1177 से 1192 तक इसका शासनकाल रहा है, और इसमें से ऐतिहासिक घटनाओं में से मुख्य तौर पे तो आपको दो चीजें ही पूछी जा सकती है, एक तो तराइन का पहला युद्ध, एक तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। तो देखो माता का नाम कर्पूरी देवी, पिता का नाम सोमेश्वर, जिनके नाम से सोमेश्वर कस्बा भी है, पत्नी जो पहले प्रेमिका थी संयोगिता, सेनाध्यक्ष भुवनमल, चचेरा भाई नागार्जुन, उपाधियां इनकी, ठीक है। मैं इधर वाला अभी बाद में पढ़ूंगा, पहले देखो ये देख लो, दल पुंगल, दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता की उपाधि धारण की, राय पिथोरा की उपाधि धारण की, इसका मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, और हिंदू सम्राट की उपाधि धारण की। दरबारी विद्वान कौन कौन थे, पृथ्वीराज विजय जो जयानक अपने क्या कहते हैं, हाँ पृथ्वीराज विजय की रचना की जयानक ने, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जयानक, यहाँ आएगा जयानक। वागीश्वर
जनार्दन आसाधर, पृथ्वी भट्ट, विद्यापति गौड़ और चंद्रप्रदय। चंद्रप्रदय इनके एक अच्छे मित्र भी थे, ठीक है। जन्म इनका हुआ है 1166, अनिल पाटन जो गुजरात में पड़ता है। मुख्यमंत्री कदमवास जिसे कैमास के नाम से भी जाना गया। इनके घोड़ी इनकी नाट्यरंभा, एक्चुअल में घोड़ी तो दूसरी थी, लेकिन जो है कहते हैं इतिहासकार की तरह इनके युद्ध में मतलब जाने से, द्वितीय युद्ध में जाने से पहले इनके साथ एक अजीब वाकया हुआ। जो शादियों में नाचने वाली घोड़ी होती है ना, नाट्यरंभा, वो इनके पास में आ गई और फिर वो जो है युद्ध में तलवारें बजी, उसको लगा के ढोल नगाड़े बजे, नाचने लगी, ऐसा कहते हैं। किंवदंतियां कई सुनी बातें। चाचा अपरांगे भाई हरिराज, ठीक है, इतनी बात ध्यान में रख ली। 1182 के माए एक युद्ध लड़ियो पृथ्वीराज जी, ठीक है, परमर्दी देव महोबा के जो शासक थे उनसे। पृथ्वीराज और परमर्दी देव महोबा के जो शासक थे उनसे युद्ध लड़ा 1182 के अंदर, जिसमें आला और उदल परमर्दी देव की तरफ से बहुत तगड़ी तरीके से लड़े थे और शहीद हो गए थे। तो इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ? महोबा का युद्ध, या फिर इसे तुमुल के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? टावरों पूछे तो 1191 और 1192 दो युद्ध हुए हैं तराइन का। प्रथम युद्ध हुआ है अपने 1191 में, दूसरा 1192। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। अब सुनो, अब कई विद्यार्थी ऐसे भी आएंगे, नहीं गुरुजी हमें तो ये इतिहास जो है पूरा पढ़ना है, पूरा इतिहास ही पढ़ना है हमें। तो सुनो मेरी बात, पूरा इतिहास इसी चैनल पर गौरव ज्ञान धारा पर मैं 2 बार करवा चुका हूं। इतिहास में कुछ नहीं बदलता। आप लोगों को पशु परिचर वाली प्लेलिस्ट में जाना है और उसमें इतिहास जो है मैंने पूरा एक एक इतिहास का एक एक टॉपिक नोट्स मेकिंग पैटर्न पे और स्टोरी के साथ में समझा कर पढ़ाया हुआ है। तो जिसको जैसे ज्यादा जानकारी लेने के, नहीं गुरुजी हमें तो विग्रह राज भी पढ़ाओ, हमें तो अर्णो राज भी पढ़ाओ, हमें तो अजय राज भी पढ़ाओ, तो यहाँ और भी घना शासक है बेटा, बे सारा सब कुछ पढ़ा रखा है। पशु परिचर वाले में जाना पढ़ लेना, या फिर आप लोगों को डायरेक्ट पढ़ना है तो जैसे डायरेक्ट आप लोगों को गुहिल वंश पढ़ना है तो ऐसे करना, गुहिल वंश आगे लिखना, जीजीडी सर्च कर लेना, आपको सारी क्लासेस सामने दिख जाएगी यूट्यूब पे। मैंने क्या रखा यूट्यूब के सीईओ को कि जब भी कोई टॉपिक लिखकर बच्चा आगे जीजीडी लिखकर सर्च करे तो अपनी क्लासेस सबसे पहले दिख जाने चाहिए। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। तो जिसको इतिहास पूरा पढ़ना है मैंने पढ़ा रखा है। आप में से कोई फिर यूं नहीं गए गुरुजी हमें तो पूरा ही वो बताओ, क्योंकि यहाँ पे तो इस सिलेबस के अनुसार ही चलूंगा मैं, जो इसका सिलेबस दे रखा है पूरा पढ़ा रखा है, पढ़ सकते हो। अब स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ले उठा ब्रो। रणथंबोर पर अलाउद्दीन का अधिकार हुआ कब? 11 जुलाई 1301। रणथंबोर का शासक था हम्मीर देव चौहान, ठीक है, हम्मीर देव चौहान शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के जो है सेनापति मोहम्मद शाह और कहबरू जो नवीन मुसलमान माने गए मंगोल थे, उनको शरण दी थी। मेन कारण यह था लड़ाई का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनके बीच युद्ध हुआ था और 11 जुलाई 1301 को अधिकार हो गया था। तब रणथंबोर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि आज कुफ्र, कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी, कि कुफ्र का गढ़ मुस्लिम हो गया। ये इसने एक कोटेशन कहा था जो पूछा गया है। कई इतिहासकारों के अनुसार यह कथन अमीर खुसरो ने कहा था। तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। फिर देखो, सामंत सिंह का पुत्र कानड़ देव चौहान शासक कब बना? जालोर का शासक, ठीक है, 1305 ईस्वी में बना है। कब बना है? 1305। और यहां आगे आप लिख सकते हो जालोर का शासक, ठीक है, जालोर का। फिर है सिवाना का साका कब हुआ? अब साका मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जब विदेशी आक्रांता हमला करते हैं और कंडीशन ये हो जाती है कि राजपूत शासक जितने हुए कि अब अपने जीतना हाथ में नहीं है, तो वो केसरिया छापा बांध के और निकल जाते केसरिया धारण करके कि अब तो जितनों को मार सकते हैं उतनों को मार जाएंगे और फिर खुद भी वीरगति को प्राप्त कर लेंगे। पीछे स्त्रियां जो होती है वो अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए, अपने पति धर्म की रक्षा के लिए फिर अग्नि कुंड होता है उसके अंदर कूद के अपने जान दे देती है। तो ये होता है पीछे हो जाए जौहर, और वो करते हैं केसरिया। और दोनों चीजें जब साथ में होती है उसे कहा जाता है साका। तो ये जो है साका सिवाना का हुआ है 1308 के अंदर। जालोर में वही चीज जो है 1311 में हुई है। जैसे चित्तौड़ के अंदर पढ़ते हैं अपन 1303, रणथंबोर में 1301, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है।
फिर देखो, नाडोल का वह शासक जिसने 1177 में मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार किया। बोलो, मेवाड़ पर अधिकार करने वाला भी शासक आया है, उसका नाम था कीर्तिपाल चौहान। जा कीर्ति फैला, अभी अपन ने कहा था ना, तो ये कीर्तिपाल चौहान। देवी सिंह का पुत्र जिसे इसने अपने शासनकाल में ही राजगद्दी सौंप दी, उसका नाम क्या था? समर सिंह। 1243 में शासक बना। अब आपको ये घटना थोड़ी है, तो ये शासक बनना एक घटना ही होती है, तो वही चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। 1252-53 में बलबन और इसके बाद अलाउद्दीन से संघर्ष करने वाला बूंदी का शासक कौन था? वो भी समर सिंह था। कवि चंद्रशेखर ने सूरजन चरित्र की रचना कब की थी? 1578 में की थी। ठीक है, और अपने पिता की याद में 1683 में बूंदी में 84 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी? अनिरुद्ध हाड़ा ने बनवाई थी। ठीक है, अनिरुद्ध हाड़ा ने। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राव अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने, 1699 से 1700 के मध्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वन लाइनर, तो इनको डायरेक्ट ही पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह। 1823 के अंदर संधि की है, और यह सबसे अंतिम संधि की हुई माना जाता है। ठीक है, सिरोही के शिव सिंह जी ने जो किया वो सबसे अंतिम संधि है। गुहिल वंश की स्थापना कब हुई है? अभी अपन ने पढ़ा था आगे, 566 में, गुहिलादित्य या गुहादित्य के नाम से। मेवाड़ की राजधानियों का क्रम देखो, एक तो अपन पढ़ते हैं सीधा कि नागदा, आहड़, चित्तौड़, उदयपुर, चावंड, लेकिन ये क्रम जब पूछे तो आप लोगों को जो है अपने जीजीडी की ये सुपर ट्रिक आपको तारेगी कि नाग की आंच से ऊंचे उठो। क्या है ट्रिक? नाग की आंच से ऊंचे उठो। अब नाग यानी कि नागदा, ठीक है, आ यानी कि आहड़, च यानी कि चित्तौड़, ऊ यानी कि उदयपुर, और चे यानी कि चावट। और इसी तरीके से ये क्रम चला है, इसी तरीके से ये क्रम याद रखना है। ऐसे कैसे मैंने कछुआ वंश की राजधानियां भी आप लोगों को याद करवाई थी। डीजे पर आज नाचेंगे, ऐसे ट्रिक थी। ठीक है ना, डीजे पर आज। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासन था। ठीक है, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया। कौन? मान मोरी। कौन मारा गया था? यही पूछा गया, तो मान मोरी मौर्य था, जिसको हरा के फिर अपने जो है यहाँ पे गुहिल वंश का शासन हुआ। आपको पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो चित्रांग मौर्य ने बनवाया था, फिर उसको जो है वहां से फिर पुनर्निर्माण वगैरह होते रहे हैं दुर्गों के, तो चित्रांग मौर्य ने पहले बनवाया था, ये भी ध्यान रखना। भूताला नामक स्थान है, वहां पे एक युद्ध होता है, इसको कहा जाता है भूताला का युद्ध। ये हुआ था जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य 1227। इसकी डेट ऐसे पढ़ते हैं 1222 से 1227 के मध्य, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1248 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को हराने वाला शासक कौन था? वो भी जैत्र सिंह था। ठीक है, जैत्र सिंह ही था। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? 1303 के अंदर, 1303। और इससे संबंधित तो कहानियां बहुत सारी सुनी आप लोगों ने, मैंने खुद भी सुनाई है। पद्मिनी की कहानी सुनाई है, राघव चेतन के बारे में बताया है, रतन सिंह के बारे में बताया है, अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाल के रखा उसके बारे में बताया है, और फिर 1600 पालकियों में जो रणनीति बनाई है वो बताया, सब कुछ बता रखा है, एवरीथिंग। चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा कब हुआ है? 26 अगस्त 1303। तो बताओ पहला कहां हुआ है? रणथंभौर के अंदर। पहला कहां हुआ है? रणथंभौर के अंदर हुआ है। ठीक है, 1301 के अंदर। चित्तौड़ में राणा शाखा के प्रथम शासक कौन थे? राणा हम्मीर थे। कौन थे? राणा हम्मीर। 1326 से 1364 तक इन्होंने जो है शासन किया था। देखो, हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसने मालदेव सोनगरा के पुत्र जैसा, जिसका नाम बनवीर भी था, इसको मारकर मेवाड़ की सत्ता हासिल की थी, और गुहिल वंश को जो है आगे बढ़ाया था। गुहिल वंश की दो शाखाएं हुई है, रावल और राणा। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में बता रखी है। यहाँ पे अभी सिर्फ ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना, इसीलिए कहा है जिसको डिटेल में पढ़ना है कि हाँ गुरुजी हम तो डिटेल पढ़ना है, पशु परिचर की प्लेलिस्ट उठा के देख लेना, इसी यूट्यूब चैनल पर है, कोई पैसा टका नहीं लगना है, उसके अंदर सारी चीज बता रखी है कि ये है। ठीक है, फिर देखो, लाखा के शासन काल में जस्ते और चांदी की खाने निकली है। कहां से? जावर से निकली है। जावर कहां है? अब सलूम्बर के अंदर पड़ता है। जावर कहां पड़ता है? अब वर्तमान में
सलूमर के अंदर। ये लाखा जो है बहुत लकी था, पिछोला जेल भी इनके समय खोदी गई। ठीक है, ऐसी ऐसी जानकारियां हैं। अब ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़े। ओके, महाराणा मौकल का शासनकाल कब से कब तक रहा है? ये 1421 से 1433 तक रहा है। एक जीलवाड़ा का युद्ध होता है जो मौकल और अहमद शाह के मध्य होता है। अहमद शाह कहां का? गुजरात। इसमें मौकल विजय हुआ था, ये 1433 की बात है। एक सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी के अंदर, जो कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य होता है, जिसमें कुंभा विजय हुआ था। विजय कौन हुआ था? कुंभा। फिर चंपानेर की एक संधि होती है, ठीक है, वो कब होती है? देखो, मालवा के महमूद खिलजी गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य 1456 में होती है, और कुंभा के विरुद्ध। यानी कुंभा तो एक तरफ मालवा और गुजरात, ये तो जुड़ गए और इन्होंने कुंभा के विरुद्ध ये संधि की 1456 में। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है चंपानेर की संधि। फिर देखो, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने निर्माण कराया किस चीज का? विजय स्तंभ का। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। अब विजय स्तंभ के बारे में देखो, कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया? 1439 से लगा के 40 तक जो है इसको शुरू कर दिया था, और 1448 में पूरा हुआ है। इसके बहुत सारे उपनाम हैं। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं इसे, विष्णु ध्वज भी कहते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ अलग से बना हुआ है यहाँ पे, जो जैनों से संबंधित है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी ये रहा है। राजस्थान पुलिस का भी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी, आरबीएससी का भी। ठीक है, आरबीएससी का भी है, इसका भी है। फिर एक आवल बावल की संधि होती है जो 1453 में होती है। ठीक है, ये होती है सोजत पाली के अंदर। इसमें सीमा तय की जाती है कि कहां तक मेवाड़ की सीमा है, कहां तक मारवाड़ की सीमा है, ये तय करते हैं। ठीक है, हंसाबाई के सहयोग से होती है ये। और फिर इसमें सीमा तय की जाती है कि जट तक अवलिया, बट तक मेवाड़, और जट तक बावलिया, बट तक मारवाड़। यहाँ बावलिया क्या है? बबूल, बबूल को बोलते हैं बावलिया। और अवल की झाड़ी भी होती है, तो अवल मेवाड़ में होती है, और बावल जो है अपने यानी कि बावलिया जो है मारवाड़ में होते हैं। तो इसको इस संधि को नाम ही दे दिया अवल बावल की संधि। ठीक है, 1453। फिर एक खातोली का युद्ध होता है बेटा, जो होता है 1517 के अंदर। ये होता है राणा सांगा। ठीक है, अब राणा सांगा के युद्ध आने लग गए। अब ये राणा सांगा के युद्ध भी अपन पढ़ लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। चलो टावरो, ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने। खातोली का युद्ध देखो 1517 किसके मध्य हुआ है? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। विजय कौन हुआ है? राणा सांगा हुआ है। फिर एक बाडी का युद्ध होता है धौलपुर के अंदर 1518 में, ये इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। फिर इसके बाद में खानवा और बयाना के युद्ध हुए हैं। एक तो हुआ है बयाना का युद्ध, ठीक है, अभी यहाँ पे आगे भी आएगा, यहाँ बता देता हूं। फिर एक तो यहाँ पे एक तो गागरोन का होता है, इसके बाद में एक ध्यान रखना, गागरोन, गागरोन का युद्ध, ये 1519 के अंदर है। फिर बयाना का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध, ये ध्यान रखना, ये दोनों 1527 के अंदर है, बयाना और खानवा। अब देखो, राणा सांगा का जन्म कब हुआ है? 1482 के अंदर। पिता का नाम इनके रायमल, ठीक है, माता का नाम रतन कंवर। राज्याभिषेक मई 1509, और बहुत सारी संघर्ष का दौर देखा राणा सांगा ने शासक बनने से पहले। बहुत भागते दौड़ते रहे इधर उधर, बहुत खतरे उठाए, जीवन का खतरा उठाया, और फिर बाद में जाके शासक बने। और इनके पीछे की स्टोरी पूरी बता रखी है मैंने, हिस्ट्री पूरी पढ़ी इधर। मृत्यु, एक बार इससे संबंधित सवाल आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट, डेट पूछ ली थी, 30 जनवरी 1528 बसवा दौसा के अंदर। ठीक है, समकालीन शासक कौन कौन रहे इनके? सिकंदर लोदी दिल्ली के अंदर, फिर बाबर आया, बाबर, फिर महमूद शाह गुजरात का, नसीरुद्दीन शाह मालवा का, राव गंगा मारवाड़, ये सब समकालीन शासक रहे हैं। कौन कौन से युद्ध लड़े? तो देखो, खातोली, बाडी, गागरोन, बयाना और खानवा। ठीक है, उपाधियां क्या क्या रही है? हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश, अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट, ये सारी उपाधियां राणा सांगा ने धारण की थी। बयाना का युद्ध हुआ है राणा सांगा और बाबर के मध्य 16 फरवरी 1527। खानवा का युद्ध हुआ है जो भरतपुर के अंदर पड़ता है, खानवा नामक स्थान, बाबर और राणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527। चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ है? 1534-35 के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 1534-35 में। तो शासक यहाँ पे उस समय विक्रमादित्य थे, और जिसने
केसरिया का नेतृत्व किया वो देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह थे, तो जौहर करने वाली राणा सांगा की पत्नी कर्मावती थी। ठीक है ना। राणा सांगा की मृत्यु के बाद, ये भी प्रश्न बना एक बार ऐसे का ऐसे, कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना है, तो रतन सिंह बना है। कौन बना है, रतन सिंह द्वितीय 1528 से 1531, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बने, इसीलिए प्रश्न बनाया एग्जामिनर में कि क्या पता किसी को याद है या नहीं है। तो ये रतन सिंह याद रखना, इनके बाद में शासक बने हैं। अब ले स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो, आज की क्लास में मतलब कि ऐतिहासिक घटनाएं इस तरीके से पढ़नी है अपन को, मेन घटनाएं पढ़नी है, और ये पढ़ते पढ़ते अपन को, मेरे को लगता है 2-3 क्लास तो लगेगी ही लगेगी, और बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। और सुनो, जो पूरा इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने इसी चैनल पर करवा रखा है 2 बार, या तो आप टॉपिक का नाम सर्च करके डायरेक्ट जीजीडी आगे लिख के सर्च करो, मिल जाएगा, या फिर पशु परिचर वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखो, सारी चीजें करवा रखी है विद डिटेल, नोट्स मेकिंग पैटर्न। ठीक है, तो अब आप लोगों को अपने अनुसार देखना है, कमेंट मत करना कि गुरुजी ऐसे वैसे वो। ठीक है, कमेंट बढ़िया बढ़िया आना से, गुरुजी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, गुरुजी मजा आ गया, हमें सीधा याद हो गया, ये ताकि हमारा हौसला बढ़े, भाई साहब हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों के काम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।